हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर में भी दो फैक्टर आते हैं, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं इंटरनल फैक्टर क्या होता है। These are controllable elements within a company that influence its performance and decision making। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर के ही होते हैं, जिसको आप लोग वो आराम से कंट्रोल किया जा सकता है बाय मेकिंग पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। तो आइए देखते हैं इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। The arrangement of roles impact decision making, efficiency and communication flow। इसका ये मतलब है कि द अरेंजमेंट ऑफ रोल्स इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। हम लोग को ऐसे ऐसे रोल उस बंदे को देना चाहिए जिसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग में पड़ता है और इफ़िशियंसी एंड कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा होता है। ये ऐसे फैक्टर हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे और बिजनेस की कम्युनिकेशन और उनके काम करने की गति पर। फिर आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, कंपनी कल्चर। द शेयर वैल्यू, बिलीव्स एंड एटीट्यूड ऑफ कंपनी एम्प्लॉय सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। जो कंपनी कल्चर होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को कितना देखती है, उनके अंदर कितना भरोसा दिखाती है और उनके एटीट्यूड को देखती है, जिसके वजह से कंपनी का प्रोडक्टिविटी और मोरल एम्प्लॉयज़ का बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, द स्किल, एक्सपर्टाइज एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय आर वाइटल रिसोर्सेज इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है कंपनी के गोल्स को अचीव करने का, और साथ में उनके डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसी को ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर बोलते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ए बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूडिंग इट्स फंडिंग एंड स्टेबिलिटी डिटरमाइन द एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। किसी भी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है फाइनेंस, कि उसके पास कितना पैसा है। अगर वो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो उसके पास ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होगा तो उनकी एबिलिटी इन्वेस्ट करने की ज़्यादा रहेगी और नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। फिर आता है फिजिकल रिसोर्सेज। टेंजिबल एसेट like facility, equipment, location can affect a company operational activity and quality of its product and service। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब होता है टेंजिबल एसेट, जैसे मशीनरी हो गया, कंपनी के एसेट हो गए और कंपनी की लोकेशन। ये सब चीज़ें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट करती है। अगर कंपनी के पास अच्छी मशीनरी रहेगी तो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। The company defines purpose and specific goal guide its direction and decision making process। अगर कंपनी का मिशन और ऑब्जेक्टिव ही अच्छा नहीं रहेगा, कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि 100 शर्ट एक दिन में बना सके, पर उनका ऑब्जेक्टिव ही, मिशन और उनकी प्लानिंग ही 50 टी शर्ट की है, तो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है उनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जितने इनके पास ह्यूमन एम्पावरमेंट है वो उतना उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं अब एक्सटर्नल फैक्टर। दिस आर एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड ए कंपनी कंट्रोल दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं, वो कोई भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो इन्वायरमेंट। Micro environment, this is immediate external factor that directly impact a company ability to operate and serve its customer। जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है एक इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करता है। जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो कंपनी के डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ऑपरेशन पे,
क्योंकि ये फोकस करता है कस्टमर या किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। तो आइए देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में कितने फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले होता है कस्टमर। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड प्रेफरेंस एंड बाइंग हैबिट इज़ क्रूशियल फॉर बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जो बिजनेस जो फर्म है उसको कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस का पता होना चाहिए। अगर उसको कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड के बारे में नहीं पता चलेगा तो कंपनी ना ही ग्रोथ कर पाएगी, ना ही उस मार्केट में सर्वाइव कर सकती। फिर देखते हैं सप्लायर द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर डायरेक्टली अफेक्ट प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो सप्लायर होता है कि वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल को, डायरेक्ट अफेक्ट करता है प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और सामान महंगा हो जाएगा। अगर वहीं रॉ मटेरियल का दाम कम रहेगा तो कंपनी को प्रोडक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिर आते हैं कॉम्पिटिटर्स। द एक्शन ऑफ राइवल फर्म इंक्लूडिंग देयर प्राइस स्ट्रेटजी एंड मार्केट शेयर शेप ए कंपनी ऑन मार्केट पोजिशनिंग। कॉम्पिटिटर मतलब एक ही जैसे प्रोडक्ट अगर सेम कंपनी बनाए, जैसे सब्स्टिट्यूट ऑफ हो सकता है। जैसे मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी, अगर आप टी का ज़्यादा बढ़ गया कीमत तो आप कॉफ़ी पे सिचुएट हो सकते हैं। इसी को कंपटीशन बोलते हैं। फिर आता है मार्केट इंटरमीडिएट। जैसे ही मार्केट इंटरमीडिएट्स में आते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, जो आपके सामान को लोगों तक पहुंचाते हैं और प्रमोट करते हैं सेल करने में। फिर आते हैं पब्लिक। द इंक्लूड्स वेरियस ग्रुप लाइक मीडिया एंड लोकल कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस कंपनी रेपुटेशन। जैसे मीडिया हो गया, लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो आपके प्रोडक्ट का यूज़ करके आपके कंपनी के रेपुटेशन के बारे में बताती है। फिर देखते हैं हम लोग अब मैक्रो इन्वायरमेंट। These are broad external forces that affect entire economy, are generally uncontrollable by a single business। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो सिर्फ एक पर्सन को नहीं, पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। जैसे माइक्रो में सिर्फ एक पर्सन को अफेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। ये बहुत ही बड़ा होता है, इसको जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर आइए देखते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के क्या क्या फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्टर, जिसमें आता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने नई पॉलिसी लेके आती है, नए टैक्स रेट लगाती है, अपने ट्रेड रेगुलेशन लगाती है और उनके एक्सपेंडिंग और एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो दूसरे इंटरनेशनल पार्टी या कंट्री के जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके साथ रिलेशन कैसा है वो भी हेल्प करता है ट्रेड एग्रीमेंट में। फिर आता है उस बिजनेस की, उस पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। जैसे 1990 में जो पार्टी थी उन्होंने कोला को बैन कर दिया था इंडिया से, तो इससे आइडियोलॉजी पे भी निर्भर करता है मैक्रो इन्वायरमेंट। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा तो लोग कम खर्चा करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा लोन्स पे तो लोग कम लोन्स लेंगे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं स्पेंडिंग पावर अच्छी होगी, ना ही इकोनॉमिक की ग्रोथ हो सकती है। और इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल डेब्ट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में रहेगी तो देश में क्या बोलते हैं, लोग ज़्यादा अच्छे से पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कर्जा रहेगा तब भी इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करेगा बिजनेस को। फिर आता है थर्ड पॉइंट सोशल इन्वायरमेंट। कल्चरल ट्रेंड्स एंड वैल्यू सच एज इन्वायरमेंट अवेयरनेस, सोसाइटी वैल्यूज़। इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। सोशल फैक्टर में आते हैं जैसे कि सोसाइटी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट प्रेफरेंस होता है। एजुकेशन कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब अफेक्ट करती है। ये सब अंदर आते हैं सोशल इन्वायरमेंट के। कल्चर ट्रेंड्स का मतलब हो गया नए नए फेस्टिवल पे लोग अलग अलग कपड़े खरीदते हैं, अलग अलग डिमांड करते हैं। ये सब सोशल फैक्टर के अंडर आते हैं। फिर देखेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रेफर टू
changes taking place in the method of production, use of new equipment and machinery to improve quality of product. आपको समय के साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन में, नई मशीनरी का, कि उस चीज़ की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप इन्हेंस कर सकें। जैसे एग्जांपल लेते सबसे पहले ब्लैक टीवी आई, फिर उसके बाद नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एलईडी टीवी आई। अगर आप टाइम के साथ में अपने टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल 2G का भी ले सकते। पहले बहुत नेटवर्क इंटरनेट धीरे चलता था, 4G आ गया, 5G आ गया, तो इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। ये सब टेक्नोलॉजी फैक्टर होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट लीगल इन्वायरमेंट। इसमें इंक्लूड द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ ए स्टेट। इसमें कानून पॉलिसी एक स्टेट की आती है या पूरे देश की। The law and regulation will influence the way in which an organization will market or sell the product and service. फिर थर्ड पॉइंट है कंपनी। जैसे मान लीजिए कौन से लॉ होते हैं। कंपनी लॉ होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट होता है, GST होता है, फेमा एक्ट होता है। ये जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाता है। जो लीगल फैक्टर होते हैं वो किसी चीज़ को अच्छे से करने के लिए और अच्छे से ध्यान रखने के लिए बनाया जाता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ना ही उससे ज़्यादा लोग को परेशानी हो। ये सब लीगल फैक्टर में आते हैं। जैसे कंपनी चलाने के लिए कंपनी लॉ बनाया गया, और गुड्स को बेचने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया। इनकम अगर ज़्यादा हो तो इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। फिर GST एक्ट बनाया गया कि हर सामान पे कितना रेट की GST पड़ेगी। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।